एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है एसी फंडामेंटल। इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में जानेंगे। अभी तक जो कहानी हमने पढ़ा वो डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी के लिए था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एसी के लिए। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होता क्या है? वह क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज हो, जिसके मैग्नीट्यूड में टाइम के साथ चेंज हो, जो टाइम के साथ अपना रिवर्स करे, करेंट डायरेक्शन रिवर्स करे, वो होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। जबकि अगर हम डायरेक्ट क्वांटिटी का बात करते हैं यानी कि डीसी का बात करते हैं, डीसी करंट का बात करते हैं, बैटरी से जो हमको मिलता है, उसमें टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं होता है। वहाँ पे कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ कोई वेरिएशन भी नहीं होता है और वहाँ पे करंट या वोल्टेज का वैल्यू रिवर्स भी नहीं होता है। तो डायरेक्ट क्वांटिटी में फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है, इसके कारण ये चेंज नहीं करता है यानी कि वेरिएशन नहीं करता है। जबकि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी कि एसी, अल्टरनेटिंग करंट का बात करें तो एसी जो कि हमको सप्लाई के थ्रू मिलता है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी के कारण टाइम के साथ वेरी करता है और इसका मैग्नीट्यूड रिवर्स होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। इस टॉपिक में हमको देखना है एसी और डीसी में डिफरेंस और कुछ वैल्यूज होते हैं जैसे आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ये क्या होता है। तो देखते हैं। बाय डेफिनेशन, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी व्हिच कंटेन्स फ्रीक्वेंसी, वह क्वांटिटी जो फ्रीक्वेंसी कंटेन करता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है, एंड व्हिच मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या करे, टाइम के साथ चेंज करे। जैसे मान लीजिए हम ऐसे अगर ड्रॉ करें तो ये अगर मैग्नीट्यूड के लिए बात कर रहे हैं तो देखिए ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव में है, फिर ये आया कहाँ, नीचे, ये हो गया निगेटिव। तो एक टाइम पर पॉजिटिव में रहे, दूसरे टाइम पर क्या आ जाए, निगेटिव में आ जाए, तो ये मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। वी हैव अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसको हम एसी करंट कहते हैं, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अब डिफरेंस देखते हैं हम एसी और डीसी में। तो अगर बेसिक डिफरेंस का बात करें तो एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर नदी का पानी रुक गया तो फिर वो नदी नहीं कहलाएगा, वो तालाब कहलाएगा। नदी की अगर पानी बह रही है लगातार तभी वो नदी है, अगर पानी रुक गया तो वो तालाब हो गया। तो वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट को कभी भी आप स्टोर, जमा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अल्टरनेटिंग करंट को फिर डायरेक्ट करंट में चेंज करके बैटरी में हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं। जैसे इन्वर्टर में या आपके मोबाइल में, मोबाइल फ़ोन में जो चार्जर होता है वो क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करके स्टोर कर लेता है, बैटरी में जमा कर लेता है। फिर वो बैटरी से डायरेक्ट करंट निकलता है, फिर वो चेंज हो जाता है किसमें, अल्टरनेटिंग करंट में, और फिर हमारे घर में सप्लाई आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, और डीसी इट कैन बी स्टोर्ड, डीसी को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैविंग फ्रीक्वेंसी, हमेशा याद रखिएगा एसी के पास फ्रीक्वेंसी होता है। इंडिया में जनरली हम लोग यूज करते हैं 50 हर्ट्ज और यूएसए में 60 हर्ट्ज यूज होता है। हर एक देश का अपना एक स्पेसिफाइड है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। जबकि हम डीसी का बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डीसी में कितना होता है, जीरो, यानी कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना, जीरो। इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम, देख रहे हैं, पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, वैल्यू क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, कम था कम था कम था, मैक्सिमम पे आया, फिर रिड्यूस किया, फिर जीरो पे आ गया, फिर मैक्सिमम पे गया, फिर रिड्यूस किया। तो ये इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है, जबकि इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट, एकदम स्ट्रेट लाइन, इसके मैग्नीट्यूड में कहीं भी कोई चेंज नहीं आएगा। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जो हम लोग यूज करते हैं एसी सप्लाई, वो हजारों किलोमीटर दूर जनरेशन होता है, जनरेट होता है, और वहां से ट्रांसमिट होके हम तक पहुंचता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। इसका ट्रांसमिशन यानी कि इसको हम बहुत ज्यादा दूर तक एसी को ले जा सकते हैं, जबकि डीसी को हम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, इसका ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं होता है। So it can be transmitted for long distance, it cannot. It can be step up और step down. स्टेप अप और स्टेप डाउन का मतलब समझिए, जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है हमारे घर के आसपास में, वहां पे क्या लिखा रहता है, 11,000/440 या 230 वोल्ट, यानी कि 11,000 वोल्ट को हम चेंज कर दिए किसमें, 440 वोल्ट में, ये हो गया स्टेप डाउन, ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज में है। सेम 440 वोल्ट को हम 11,000 वोल्ट में भी बदल सकते हैं ट्रांसफार्मर के हेल्प से। तो
चूंकि 440 कम से 11,000 ज़्यादा पे हम आए, ये कहलाता है स्टेप अप। ये फैसिलिटी डीसी में नहीं है, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, और जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो वो ट्रांसफार्मर में काम नहीं करेगा। इट इज चीप, ये सस्ता होता है। इट इज कॉस्टली, ये महंगा होता है। डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली, एक गिवन टाइम पीरियड के बाद। जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक कुछ टाइम होगा, उसमें पॉजिटिव में था, फिर कुछ टाइम के लिए क्या आ गया, निगेटिव में आ गया, फिर कुछ टाइम के लिए क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया। तो एक गिवन टाइम पीरियड के लिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव चलता रहेगा, जबकि ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई रिवर्स वाली बात होगी ही नहीं। इसके लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं कुछ ऐसा, साइनोसॉइडल, यानी कि आप एक सर्कुलर सिंबल बनाएंगे और इसमें कैसा बनाएंगे, ऐसा सांप जैसा। तो ये हो गया एसी के लिए सिंबल, जबकि डीसी में हम प्लस और माइनस सिंबल को यूज करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड पीरियडिकली। अल्टरनेटिंग करंट में क्या हो रहा था, एक टाइम पीरियड के बाद अपना मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा था। इट कैन बी रिटेन एज। अब अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को लिखेंगे तो इसके लिए एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन यूं होता है, जैसे करंट का वैल्यू लिखना है हमको, तो आई इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम हो गया मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कहाँ पे है, जैसे ये ग्राफ हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो करंट होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, आई एम। और वोल्टेज के लिए बात करेंगे तो ई एम, या फिर इसी को हम बात करेंगे तो वी एम भी लिखते हैं। तो मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज देख रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है हमको, यही है हमारा आई एम। साइन, क्योंकि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म यूज कर रहे हैं, साइन वेव यूज कर रहे हैं, इसीलिए साइन लिए। ओमेगा मतलब होता है 2 पाई एफ। ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, 2 पाई, पाई का वैल्यू 180 डिग्री, तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। यानी कि एक साइकिल का बात करें तो यहाँ से चले, यहाँ होते हुए यहाँ आए, तो एक यहाँ से यहाँ तक को क्या क्या हमने पाई कहा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या कहा, फिर से पाई। पाई और पाई क्या हो गया, 2 पाई। तो ये ओमेगा का वैल्यू हो गया। ओमेगा बराबर 360 डिग्री होता है। और टी हो गया टाइम, कितने समय के लिए करंट सप्लाई दे रहे हैं। वैसे ही वोल्टेज का हम जब बात करेंगे तो लिखेंगे V इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और या वोल्टेज को ईएमएफ के फॉर्म में लिखेंगे तो E इजकल टू ई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे वी एम और ई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, या इसको ही हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं। पीक मतलब होता है मैक्सिमम ही। साइन क्योंकि दोनों क्या है, साइन वेव में है, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ और टी मतलब टाइम। हेयर आई एम इज मैक्सिमम करंट और पीक करंट, वी एम और ई एम इज मैक्सिमम वोल्टेज और पीक वोल्टेज, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ और टी बराबर टाइम। एसी फॉर्म साइन वेव, सो वी यूज साइन ओमेगा टी। हम लोगों ने साइन क्यों यूज किया, क्योंकि ये फॉर्म कर रहा है साइन वेव। अगर कॉस वेव यूज, ग्राफ होता है कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स में, कॉस का कुछ यूं होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, जबकि साइन का हम बात करते हैं वो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम साइन। अब इसी में कुछ रिलेटेड टर्म आता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, साइकिल। तो साइकिल का अगर हम बात करें तो यहाँ से चल के यहाँ से होते हुए फिर से यहाँ पे आ गया, किसी कोई सर्कुलर फील्ड है, वहां पे जब हम एक पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं तो कहलाता है 1 साइकिल। यहाँ पे भी 0 से चले, पॉजिटिव फिर निगेटिव उतना ही, ये हमारा कहलाया 1 साइकिल। और एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे ही हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो हम कहेंगे साइकिल अपॉन टाइम पीरियड, यानी एफ इजकल टू फ्रीक्वेंसी के लिए एफ 1 साइकिल मान लेते हैं, कितना, एक साइकिल है, और टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं टी, तो टी। ये जो पॉजिटिव पोर्शन है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव अल्टरनेशन, और ये जो निगेटिव पोर्शन है इसे हम कहते हैं निगेटिव अल्टरनेशन। अब टाइम पीरियड का डेफिनेशन देखते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज टाइम पीरियड, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय टी एंड इट्स यूनिट इज सेकेंड, क्योंकि टाइम का बात कर रहे हैं तो टाइम का यूनिट हमेशा क्या होता है, सेकेंड होता है। अब हमको टॉपिक डिस्कस करना है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू होता क्या है, मान लीजिए क्लास में कभी भी हम लोग निकालते थे, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में कुछ नंबर आया, 5 बच्चों का एग्जाम में, तो एवरेज निकालते थे, तो 5 बच्चा का नंबर डिवाइड करते थे 5 से, तो हमको निकलता था एवरेज वैल्यू। वैसे ही कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट में जब हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद इनपुट देंगे और वहां से फिर क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। तो इनपुट हमारा कहलाता है आरएमएस वैल्यू, आउटपुट हमारा कहलाता है एवरेज वैल्यू। जैसे स्टेबलाइजर में हमने लाइन दिया तो वो जो करंट स्टेबलाइजर तक आया ये हमारा कहलाया आरएमएस वैल्यू, और स्टेबलाइजर से जो निकला ये हमारा कहलाएगा एवरेज वैल्यू। यहाँ पे इसको हम डेफिनेशन से देखते हैं। द मीन और एवरेज वैल्यू, मीन मतलब मध्य भाग, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट
ओवर एनी हाफ साइकिल। हाफ साइकिल मतलब आधा साइकिल। ये क्या है? कंप्लीट साइकिल। हाफ साइकिल का बात करेंगे तो कहाँ तक का बात करेंगे? सिर्फ यहाँ से लेके पाई तक का बात करेंगे हाफ साइकिल, या फिर पाई से लेके सिर्फ 2 पाई तक का, ये कहलाएगा हमारा हाफ साइकिल। इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मतलब डीसी, डायरेक्ट करंट, which would send the same amount of charge, मतलब वो कितना चार्ज सेंड करे? सेम अमाउंट थ्रू द सर्किट द टाइम ऑफ साइकिल t/2 एज इज सेंट बाय द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। मतलब जब किसी डायरेक्ट क्वांटिटी के द्वारा किसी गिवन टाइम में हाफ साइकिल में जितना चार्ज भेजा जाएगा, डीसी के द्वारा जितना चार्ज भेजा जाएगा, उतना ही चार्ज किसके द्वारा भेजा जाएगा? एसी के द्वारा भी भेजा जाएगा, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा भी भेजा जाएगा। तो इसको हम आई एवरेज बराबर लिखते हैं 2im बटा पाई, और 2 बट्टा पाई को जब हम भागा देंगे, पाई की जगह 3.14, तो निकलेगा 0.637 im। या वोल्टेज के लिए बात करेंगे तो 2 Vm पाई, और इसका वैल्यू निकलेगा 0.637 इंटू Vm। अब देखिए हाफ साइकिल, यहाँ से लेके हाफ साइकिल लिया, हाफ साइकिल का आधा यहाँ से यहाँ तक अगर पाई है तो आधा क्या हो जाएगा? पाई/2 मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि im। तो im बट्टा पाई बट्टा 2 करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो 2im बट्टा पाई। उसके बाद हमारा है आरएमएस करंट, यानी कि रूट मीन स्क्वायर करंट। आरएमएस करंट क्या होता है? अगर हमारे पास कोई एक मान लीजिए रेसिस्टर है, ठीक है, उससे हम डीसी करंट देते हैं। डीसी करंट के फ्लो होने के कारण आप जानते हैं कि रेसिस्टर क्या करेगा? करंट के फ्लो का अपोज करेगा, तो वहाँ कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगा। तो कुछ सेकंड के लिए, मान लीजिए 3 सेकंड के लिए डीसी सप्लाई देते हैं, और वहाँ पे कुछ हीट डिसिपेट होता है, हीट जनरेट होता है। फिर उस हीट को मेजर कर लेते हैं, और फिर उतने ही समय के लिए एसी सप्लाई देते हैं, फिर वहाँ पे हीट जनरेट होता है, फिर उस हीट को मेजर करते हैं। हम पाते हैं कि डीसी के कारण जितना हीट पैदा हुआ, उतना ही हीट एसी के कारण भी पैदा हुआ। यानी कि रेसिस्टर ने न डीसी और एसी में भेदभाव नहीं किया। यही जो हमारा वैल्यू होता है कहलाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या कहलाता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट मतलब डीसी दैट डेसिपेट्स मतलब हीट जनरेट करता है, द सेम पावर इन अ रेसिस्टर में एज बाय अल्टरनेटिंग करंट फॉर द कांस्टेंट टाइम। मतलब टाइम क्या होगा? दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। तो IRMS का फॉर्मूला हम लिखते हैं Im/√2, और 1/√2 1 में अगर डिवाइड करेंगे √2 से तो वैल्यू आएगा 0.707, और इसको IM से मल्टीप्लाई करेंगे। वोल्टेज के लिए बात करें तो क्या कहेंगे? VRMS बराबर Vm/√2, या फिर 0.707 इंटू Vm। अब इसी से रिलेटेड एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू से रिलेटेड 2 टर्म और आता है। एक को हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर हमारा होता है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो। द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू इज नोन एज फॉर्म फैक्टर। यानी कि फॉर्म फैक्टर बराबर, अगर करंट का बात करें तो IRMS बट्टा आई एवरेज। IRMS का वैल्यू कितना होता है? Im/√2, एवरेज का 2Im बट्टा पाई। तो Im/√2, ये पाई कहाँ जाएगा? ऊपर, बट्टा में 2Im। Im क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बट्टा 2√2। इसको जब डिवाइड करेंगे 1.11 आएगा। यानी कि आपका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का कैलकुलेशन सही है या नहीं है, आप फॉर्म फैक्टर में चेक करके देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन के लिए इसका वैल्यू आएगा कितना? 1.11। वैसे ही होता है पीक फैक्टर। अब याद रखिएगा, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं? पीक वैल्यू और पीक फैक्टर में वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, पीक फैक्टर का मतलब होता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू हमेशा याद रखिएगा। इट इज रेशियो ऑफ पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। यानी कि पीक फैक्टर इज इक्वल टू, अगर करंट का बात करें तो IM बट्टा IRMS और VM बट्टा VRMS। यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो सिर्फ √2 बचेगा मेरे पास। आप पुट करके देख सकते हैं। VM बट्टा VRMS का वैल्यू क्या होता है? VM बट्टा √2। तो VM क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो √2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो √2 का वैल्यू होता है 1.414। यानी कि कोई भी क्वेश्चन होगा, वहां पे जब आप वैल्यू निकालेंगे तो रेशियो इतना ही आएगा। पीक फैक्टर का वैल्यू इतना ही आएगा, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू इतना ही आएगा, चाहे वैल्यू आपने इनपुट में कुछ भी दिया हो। आउटपुट में फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। ये इस तरह का क्वेश्चन हर एक साल CBSE और बिहार बोर्ड दोनों में
हर एक साल क्वेश्चन पूछता ही है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इफ द वोल्टेज ऑफ AC circuit is V is equal to 220 रूट अंडर 2 साइन 314t, फाइंड पीक वैल्यू, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। यानी कि वोल्टेज का वैल्यू हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, V is equal to 220 रूट अंडर 2 साइन 314t। अब हम वोल्टेज का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, V is equal to VM साइन ओमेगा t। हम देखें इस इक्वेशन को कंपेरिजन करें तो यहाँ पे VM की जगह पे कितना है 220 रूट 2, ठीक है, साइन की जगह पे साइन है, ओमेगा की जगह पे कितना है 314, टी की जगह पे टी है। तो यहाँ पे पहला हमको निकालने के लिए कह रहा है पीक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू तो दिया ही हुआ है, VM इक्वल टू 220, VM इक्वल टू 220, तो VM इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 रूट 2, ये हो गया हमारा पीक वैल्यू। सेकेंड हमारा है RMS वैल्यू, तो RMS वैल्यू के लिए हम लिखते हैं फॉर्मूला VM अपॉन रूट 2। तो VM अपॉन रूट 2, VM का वैल्यू हमारे पास है रूट 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें या सिंपली ऐसे भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 वोल्ट ही, क्योंकि 220 रूट 2 बटा रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो 220 वोल्ट है, या फिर 0.707 इंटू VM करें तो भी वैल्यू इतना ही आएगा। तीसरा हमारा है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है 2VM अपॉन पाई, या फिर 0.637 इंटू VM। 0.637 इंटू VM की जगह पे वैल्यू रखेंगे 220 रूट 2, जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारा 198.18 वोल्ट। और ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2 पाई एफ। ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 314, तो ओमेगा इक्वल टू 314, तो 314 बराबर 2 पाई एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 314 बटा 2, और पाई का वैल्यू 3.14, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100, 314 कैंसिल, तो कितना बचेगा हमारा, इसको फिर 100 को काटेंगे 2 से तो 50, यानी कि 50 हर्ट्ज। वैसा ही दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हेन I इक्वल टू 300 साइन 314t इज गिवन, ऑल्सो फाइंड। पहला क्या निकाला मैक्सिमम वैल्यू, पहला इसमें कह रहा है फिर से निकालने के लिए RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपको दिया ही हुआ है 300, RMS वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, अगर करंट का इक्वेशन दिया हुआ है तो RMS करंट निकालने के लिए कह रहा है। एवरेज वैल्यू कह रहा है, अगर करंट का इक्वेशन दिया हुआ है तो एवरेज करंट निकालने के लिए कह रहा है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सारे फॉर्मूला पे पुट करेंगे आसानी से निकल जाएगा। याद रखिएगा फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा जितना हमने पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है 314, तो 314 बराबर 2 पाई एफ, तो 50 हर्ट्ज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिल्डिंग हैविंग सप्लाई 220 वोल्ट, एक बिल्डिंग के पास सप्लाई कितना है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। देन फाइंड, पहला RMS वैल्यू, दूसरा एवरेज वैल्यू, तीसरा इक्वेशन लिखना है, चौथा पीक फैक्टर, पांचवा फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू का निकालेंगे। याद रखिएगा जो सप्लाई हम देते हैं वो हमारा RMS होता है, जो आउटपुट आता है वो हमारा एवरेज आता है। यहाँ पे क्या कह रहा है बिल्डिंग हैविंग सप्लाई 220 वोल्ट, यानी कि RMS वैल्यू का मान आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 20 एम्पियर 50 हर्ट्ज सप्लाई इज गिवन टू अ सर्किट, एक सर्किट में 20 एम्पियर और 50 हर्ट्ज सप्लाई दिया हुआ है, तो फाइंड करना है पीक वैल्यू, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इक्वेशन और फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। यहाँ पे भी सप्लाई दिया हुआ है यानी कि RMS वैल्यू दिया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं और वैल्यू भी लिख सकते हैं। थैंक यू।